आगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि नेम वन एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण के बारे में बताइए। टू शो, यह प्रतीत करने के लिए, यानी कि यह दिखाने के लिए एक उदाहरण लीजिए। दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए, कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो पूर्ण रूप से प्रभावित था ऐसे नाटकों से स्टेज बाय एमआरए, जो कि एमआरए के द्वारा मंच पर प्रकट किए जाते थे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि एम आर ए स्टेज्ड टू प्लेज, यानी कि एम आर ए दो प्रकार के नाटक चलाता था इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, एक बिल्कुल व्यावसायिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वह दो नाटक चलाता था। देयर हाई क्वालिटी ऑफ कॉस्ट्यूम, यानी कि जो उनके बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो उसकी वेशभूषा थी। वेल मेड सेट, और जो उनके बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हुए जो सेट थे। अर्न आ लॉट एडमायरेशन, उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिला करती थी। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600, यानी कि जो जेमिनी परिवार था लगभग 600 लोगों का। सो द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन, उनके शो को बार बार देखा करती थी। इट शोज, इसे प्रतीत होता है दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेज स्टेज बाय एमआरए, इसे साफ साफ पता चलता है कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो पूरी तरीके से प्रभावित था उन नाटकों से जो कि एमआरए के द्वारा स्टेज पर दिखाए जाते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, कि जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था, यानी कि उनका बॉस कौन था। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि मिस्टर एस एस वासन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कि मिस्टर एस एस वासन जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, यानी कि मालिक थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट काउज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किसकी वजह से संचार की कमी हो गई, यानी कि बातचीत में जो तालमेल होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, कि किसकी वजह से बातचीत के तालमेल में कमी आ गई बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, के जो इंग्लिश पोएट वहाँ पर जो आए थे, यानी कि जो अंग्रेज कवि वहाँ पर आए थे, उनकी बातचीत में और उन लोगों की बातचीत में जो कि जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, तो किसकी वजह से उनकी बातचीत में कमी आ गई। तो इस आंसर में आप लिखते हैं कि पीपल एट जेमिनी स्टूडियो मेड तमिल फिल्म्स, की जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो तमिल फिल्में बनाया करते थे। एंड हैड नो टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, और उनमें इंग्लिश पोइट्री के लिए जरा भी रुचि नहीं थी, यानी कि अंग्रेजी काव्य के लिए उनके अंदर कोई भी रुचि नहीं थी। मोरेवर, और इसके अलावा इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, कि उनके अलावा यह बात भी बहुत बड़ी मुश्किल थी टू फॉलो द इंग्लिश पोइट बिकॉज ऑफ इंग्लिश एक्सेंट, यानी कि जो अंग्रेजी शब्दों के जो एक्सेंट थे, जो बोलने का जो तरीका था, जो लहजा था, जो उच्चारण था, उसकी वजह से भी वह इंग्लिश काव्य को फॉलो नहीं कर सकते थे। यह उनकी बहुत बड़ी मुसीबत थी। हिज स्पीच वाज पेपर्ड विद वर्ड लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, यानी कि जो अंग्रेजी जो कवि वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर जो भाषण दिया, तो उनके भाषण में बहुत सारी बातों में कुछ एक दो वर्ड ही शामिल थे जिनको समझ पाए, जैसे कि फ्रीडम है, डेमोक्रेसी। एंड जेमिनी फैमिली डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन हिज स्पीच, और इसके अलावा जेमिनी स्टूडियो के जो परिवार के जो सदस्य थे, जो लोग थे, वो उसके भाषण में कुछ भी नहीं समझ पाए, यानी कि उनको एक भी बात समझ में नहीं आई। दे वर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, की वे बहुत ही आलसी तरीके से और बिल्कुल चुपचाप ऑडियंस बनकर बैठी रही। टू द इंग्लिश पोइट, उस अंग्रेजी जो कवि थे जो कि वो बोल रहे थे उनके प्रति। ऑल दिस काउज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, और इसी की वजह से जो इंग्लिश जो कवि था, अंग्रेजी जो कवि था, और जो जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जो लोग थे, इसी की वजह से उन दोनों के बीच में जो बातचीत थी, जो कम्युनिकेशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे पूछा है कि वाई इज़ द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, कि जो अंग्रेजी जो कवि उस स्टूडियो में आए थे, जो उनके आने की जो विजिट थी, जो उनका आना था, वह एक अनसुलझी पहेली बनकर क्यों रह गया। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि स्टीफन स्पेंडर्स विजिट जेमिनी स्टूडियो वाज ए बिग फ्लॉप, यानी कि जो इंग्लिश कवि था उसका पूरा नाम था स्टीफन स्पेंडर, यानी कि जो उनकी विजिट थी, जो उनका आवागमन था तो जेमिनी स्टूडियो वाज बिग फ्लॉप, कि उनका जेमिनी स्टूडियो में आना पूरी तरीके से विफल रहा। हिज नेम वाज नॉट फैमिलियर टू जेमिनी फैमिली, यानी कि जो उसका नाम था वो जेमिनी परिवार के लिए बिल्कुल जाना पहचाना नहीं था, वो उनके लिए बिल्कुल ही अनजान नाम था। He talked in his speech about thrill and travails of English poetry, कि उसने अपने भाषण में जो इंग्लिश की जो कविताएं हैं, इंग्लिश का जो काव्य है, उसमें आने वाले जो थ्रिल है, रोमांच, और जो उसका दुख होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में बातें की। द ऑडियंस इन द स्टूडियो डिड नॉट नो इंग्लिश, और जो जेमिनी स्टूडियो की जो ऑडियंस थी उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। दे हैड नो कल्टिवेटेड एनी टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री,
कि उन्होंने इंग्लिश पोइट्री को सीखने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, यानी कि बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाया था। हैंस इस प्रकार द विजिट इज रेफर्ड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री एज द ऑडियंस डिड नॉट फॉलो हिम, कि इसी वजह से जो उसकी जो विजिट थी, जो जेमिनी स्टूडियो में जो उसका आना था, वो अनसुलझी पहेली बन करके रह गया एज, क्योंकि द ऑडियंस डिड नॉट फॉलो हिम, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो की जो ऑडियंस थी उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, यानी कि उसका अनुसरण नहीं किया, क्योंकि उनको इंग्लिश तो आती ही नहीं थी। इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन और भी जो कि पेज नंबर 65 पर दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है और उसमें आपसे पूछा गया कि हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, यानी कि जेमिनी स्टूडियो में आने वाला जो इंग्लिश कवि था वह कौन था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि स्टीफन स्पेंडर वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, कि जेमिनी स्टूडियो में आने वाला जो इंग्लिश विजिटर था यानी कि अंग्रेजी आगंतुक था, उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। ही वॉज ए पोइट एंड एसेइस्ट, वह एक कविता और एक निबंधकार भी था। ही वॉज द एडिटर ऑफ ए ब्रिटिश पीरियडिकल द एनकाउंटर, कि वह एक ब्रिटिश एक मैगजीन थी जिसका नाम एनकाउंटर था, वह उसका संपादक भी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, कि जो हमारे इस कहानी के जो लेखक हैं उन्होंने कैसे पता किया कि वह इंग्लिश विजिटर कौन था जो कि जेमिनी स्टूडियो में आया था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ द इंग्लिश विजिटर हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि जो इंग्लिश विजिटर था यानी कि जो अंग्रेजी आगंतुक था जेमिनी स्टूडियो में आने वाला, उसकी जो पहचान थी वो काफ़ी लंबे समय तक एक रहस्य बनकर रही। द ऑथर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, और जो लेखक हैं उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट वन डे ही केम टू नो, लेकिन एक दिन उनको पता चला, यानी कि राइटर को एक दिन पता चला कि द ब्रिटिश मैगजीन की एक ब्रिटिश जो पत्रिका है नेम्ड एनकाउंटर, जिस पत्रिका का नाम एनकाउंटर है, वॉज गोइंग टू होल्ड ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, कि वह एक लघु कहानियों की एक प्रतियोगिता शुरू करने जा रही है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि बिफोर स्पेंडिंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन पोस्टेज, यानी कि खर्च करने से पहले एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन पोस्टेज, यानी कि डाक पर एक निश्चित राशि को खर्च करने से पहले द ऑथर यानी कि लेखक वांटेड टू एक्सेस द स्टैंडर्ड ऑफ द मैगजीन, यानी कि एनकाउंटर नाम की जो पत्रिका थी वह उनके स्तर का यानी कि उनके स्टैंडर्ड का पता लगाना चाहते थे। सो इसीलिए ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, इसीलिए वह ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी भी गई। देयर वाज सो मैनी कॉपीज ऑफ द मैगजीन, वहाँ पर जो एनकाउंटर नाम की जो मैगजीन थी उसकी बहुत सारी पत्रियाँ रखी थी। वैन, और जब द ऑथर रेड इट्स एडिटर नेम, और जब ऑथर ने इस पत्रिका के संपादक का नाम पढ़ा, ही वॉज रिमाइंडेड, उनको याद आ गया, ऑफ द इंग्लिश पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो ईयर्स एगो, कि उनको वही जो अंग्रेजी जो कवि था उनके बारे में याद आया कि जो कि वर्षों पहले जेमिनी स्टूडियो में आए थे। द एडिटर ऑफ द मैगजीन वाज स्टीफन स्पेंडर, और जो उस मैगजीन के जो संपादक थे उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। नाउ द ऑथर डिस्कवर्ड, कि अब लेखक को पता चल चुका था हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज, कि जेमिनी स्टूडियो में आने वाला जो इंग्लिश विजिटर था वह कौन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, यानी कि द गॉड दैट फेल्ड किस ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द गॉड दैट फेल्ड, यानी कि द गॉड दैट फेल्ड इज़ द नेम ऑफ ए बुक, ये एक पुस्तक का नाम है इन विच जिसमें 6 एमिनेंट राइटर हैव रिटन 6 सेपरेट एसेज, की जिसमें 6 प्रकार के महान जो लेखक हैं उन्होंने 6 अलग अलग निबंध लिखे हैं। ऑल द राइटर्स हैव डिस्क्राइब्ड देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, और सभी लेखकों ने जो साम्यवाद था उसमें अपनी यात्राओं का जिक्र किया है। एंड हाउ, और यह भी बताया कि हाउ दे गॉट डिल्यूजन्ड ऑफ इट एंड रिटर्न, और वो उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा में वो किस तरीके से निराशाहीन हो गए हैं और वो किस तरीके से वापस आए। उन्होंने इस बात का सारा जिक्र इस वाली बुक में किया था। इन सभी क्वेश्चंस के बाद आपके सामने वो क्वेश्चंस है जो कि चैप्टर समाप्त होने के बाद आपसे पूछे गए हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा गया कि द ऑथर हैज़ यूज जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फेबल्स, यानी कि लेखक ने एक बहुत अच्छा हास्य का प्रयोग किया है टू पॉइंट आउट ह्यूमन फेबल्स, यानी कि मानवीय कमियों को दर्शाने के लिए। पिक आउट इंस्टांसेस ऑफ दिस, और इस चैप्टर में से आपको ऐसे उदाहरण को चुनना है, यानी कि ऐसे उदाहरण को चुनिए
टू शो यह दिखाने के लिए हाउ दिस सर्व्स टू मेक द पीस इंटरेस्टिंग कि जो ये तरीका है यानी कि जो ये हास्य का जो ये प्रयोग किया गया यह किस तरीके से एक पाठ को मज़ेदार बनाने में सहायता करता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ह्यूमर यूज्ड इन राइटिंग मेक्स एनी राइटिंग इंटरेस्टिंग कि लेख में यानी कि किसी प्रकार की राइटिंग में हास्य का प्रयोग मेक्स एनी राइटिंग इंटरेस्टिंग किसी भी लेख को मज़ेदार बना देता है। द राइटर हैज़ यूज्ड ह्यूमर कि लेखक ने भी यहाँ पर एक हास्य का प्रयोग किया है टू पॉइंट आउट ह्यूमन फेबल्स यानी कि मनुष्य के द्वारा की गई गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए यानी कि उनको दर्शाने के लिए भी यहाँ पर एक हास्य का प्रयोग किया है। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड शुरुआत से लेकर अंत तक उसने इसी प्रकार के हास्य का प्रयोग किया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव नॉट ओनली इंड्यूस लाफ्टर कि जो रॉबर्ट क्लाइव का जो चरित्र चित्रण है वह न कि सिर्फ एक हंसी पैदा करता है बट ऑल्सो पॉइंट्स आउट हिज फिकल माइंडसेट और वह उसके अस्थिर मानसिकता को भी दर्शाता है। द स्टूडियो इज सेट टू बी सिचुएटेड इन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल यानी कि जो ये जेमिनी स्टूडियो है वह एक ऐसी जगह पर स्थित बताया गया है जो कि रॉबर्ट क्लाइव्स का एक अस्तबल था। इट हैज़ द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून और यह एक बाल काटने वाली नाई की दुकान के जैसा नजर आता था। फेरी माइजरी इन द स्टूडियो शोज हाउ इनडिफरेंट टू प्लाइट ऑफ एक्टर कि जो वहाँ पर जो गर्मी की जो तपन थी यानी कि जो लाइट की जो रोशनी से जो गर्मी पैदा होती है उसकी जो तपन थी उस मेकअप के स्टूडियो में उससे ये प्रतीत होता है कि हाउ इनडिफरेंट टू द प्लाइट ऑफ एक्टर्स यहाँ पर जो काम करने वाले जो अभिनेता हैं उनको कितना बड़ा दुख सहन करना पड़ता था, ये उनके लिए कितनी दयनीय हालत को दर्शाता है। फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आगे आप इसमें लिखते हैं कि द मेकअप डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय बंगाली और जो मेकअप डिपार्टमेंट था वह एक बंगाली के द्वारा चलाया जाता था यानी कि उसकी देखभाल बंगाली के द्वारा ही की जाती थी। हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट जो कि बाद में इतना बड़ा हो गया कि वह स्टूडियो के काम को छोटा मानने लगा और वहाँ से वो चला गया। द अबव सेंटेंस ह्यूमरसली डिस्क्राइब यानी कि जो उपयुक्त जो सेंटेंस है उपयुक्त जो वाक्यों से पता चलता है कि हाउ अ मैन बिकेम प्राउड ऑफ हिज हाई पोजीशन कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने पद की वजह से इतना ज़्यादा घमंड में आ जाता है कि उसको छोड़कर ही भाग जाता है। द स्टीफन स्पेंडर्स एपिसोड और जो यहाँ पर जो अंग्रेजी जो कवि थे जो कि स्टूडियो में आए थे जिनका नाम स्टीफन स्पेंडर था जो उनकी घटना थी सोच उससे पता चलता है हाउ पीपल कंसील टू देयर इग्नोरेंस कि लोग किस तरीके से अपनी गलतियों को छिपाते हैं। द डिस्कशन थ्रू आउट यानी कि जो पूरी तरीके से जो भी वर्णन किया गया है द लेसन इज ह्यूमरस यानी कि वह थोड़ा हास्यप्रद एंड इन लाइट वेन और वो थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि वाई वाज कोठामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो सो पॉपुलर कि यहाँ पर पॉपुलर के रूप में यानी कि जो लोकप्रिय उसके रूप में कोठामंगलम सुब्बू को नंबर 2 पर ही क्यों रखा गया। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आ स्ट्रिक्टली हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो कि जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक प्रकार की एक पद की जो श्रेणी थी जिसको हम हायरार्की के नाम से जानते हैं उसको पूरी तरीके से निभाया जाता था। कोठामंगलम सुब्बू वाज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो और उसी जेमिनी स्टूडियो में इसी श्रेणी में कोठामंगलम सुब्बू को नंबर 2 पर माना जाता था बिकॉज क्योंकि ही वॉज ए हाईली टैलेंटेड पर्सन क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही हैड ए मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटी उसमें बहुमुखी प्रतिभा थी। ही वॉज नेक्स्ट टू हिज बॉस और वह अपने बॉस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। आगे आप इसमें लिखेंगे कि सुब्बू वाज द मोस्ट सुटेबल मैन फॉर मेकिंग फिल्म के फिल्म निर्माण के लिए सुब्बू सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति था। द मोस्ट सुटेबल मैन को बोलते हैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति। ही वॉज एबल टू सजेस्ट अ नंबर ऑफ वेज फॉर शूटिंग अ सीन यानी कि एक सीन को शूट करने के लिए यानी कि एक दृश्य को शूट करने के लिए सुब्बू के पास बहुत सारे सजेशन हुआ करते थे। वैन जब द प्रोड्यूसर वुड से और जब निर्माता कहते थे दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू शूट अ सीन कि जब वो कहते थे कि मुझे नहीं पता कि इस दृश्य को कैसे शूट करते हैं सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वेज कि जो सुब्बू है उसके पास 4 तरीके हुआ करते थे 4 रास्ते हुआ करते थे उसको शूट करने के लिए। इफ़ द प्रोड्यूसर हैड एनी डाउट और अगर फिर भी निर्माता को कोई संदेह रहता था ही वुड कम आउट विद मोर मेथड तो फिर वो फिर से बहुत सारे रास्तों के साथ सामने आता था यानी कि बहुत सारे सुझावों के साथ सामने आता था।
फिल्म मेकिंग वॉज वेरी ईजी फॉर सुब्बू। सुब्बू के लिए फिल्मों को बनाना बहुत आसान कार्य था। ही गेव डायरेक्शंस एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। और जब जेमिनी स्टूडियो का सबसे अच्छा समय चल रहा था, यानी कि जब जेमिनी स्टूडियो का जो स्वर्णिम काल चल रहा था, उस समय सुब्बू ने इस जेमिनी स्टूडियो को एक निर्देशन दिया और इसको परिभाषा भी दी। ही वॉज ए सक्सेसफुल एक्टर। वह एक सफल अभिनेता भी था। ही नेवर एस्पायर्ड फॉर लीड रोल, कि उसमें लीड रोल निभाने की कभी भी इच्छा नहीं थी, यानी कि उसने कभी भी लीड रोल यानी कि मुख्य रोल निभाने की कभी भी इच्छा प्रकट नहीं की थी। ही ऑलवेज परफॉर्म्ड बेटर देन द मेन प्लेयर्स, और वह मुख्य कलाकारों से कहीं ज़्यादा रोल अच्छे से निभाया करता था। सो इसलिए ही वॉज वेरी पॉपुलर देयर, इसलिए वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी, कि लेखक किस तरीके से वो असंगतता यानी कि जो असंगत स्थिति थी उसका वर्णन कैसे करता है ऑफ एन इंग्लिश पोइट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो, की जब अंग्रेज कवि जेमिनी स्टूडियो के लोगों को अपने भाषण के द्वारा उनको संबोधित कर रहा था, तो उस भाषण में होने वाली असंगतता यानी कि जो तालमेल नहीं बैठने वाली जो स्थिति थी उसका वर्णन किस प्रकार करते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, कि जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जो लोग थे उनको अंग्रेजी काव्य में जरा भी रुचि नहीं थी। इट वॉज इवन मोर डिफ़िकल्ट, यह उनके लिए बहुत मुश्किल कार्य था टू फॉलो द पोइट, कि जो अंग्रेजी जो कविता उसकी बातों को समझना उसको अनुसरण करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। विद हिज नेटिव एक्सेंट, की जिस तरीके से वो अपने अंग्रेजी के शब्दों को बोल रहा था, जो उसका उच्चारण था उसको फॉलो करना, उसको ध्यान से सुनना, उसको समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट द पोइट, कि पोइट के बारे में कोई भी वहाँ कुछ भी नहीं जानता था। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, और किसी को ये भी नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ऑल दिस वाज इनकॉन्ग्रुअस, और ये सारी बातें बेतुकी रहने की किसी भी बात का कोई तालमेल नहीं था उस अंग्रेज कवि और जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोगों के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन फ्रॉम द अकाउंट, यानी कि फ्रॉम द अकाउंट का मतलब होता है इस पार्ट से आप लेखक की जो साहित्य के प्रति जो रुचि थी उसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हिज लिटरेरी इंक्लिनेशन में बी समराइज्ड एज फॉलोज, कि जो लेखक की जो साहित्य के प्रति जो रुचि थी उसको हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। द ऑथर लव्स ह्यूमरस एंड सटायर, कि इससे हमें बात समझ में आती है कि जो लेखक है उसको हास्य और विनोद बहुत ज़्यादा पसंद है। ही ओपाइंस, और उनका मानना यह है कि दैट द प्रोस राइटिंग इज़ नॉट, और जो गद्य लेखन है इज़ नॉट वो नहीं है, एंड कैन नॉट बी, और वो हो भी नहीं सकता द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस, कि बहुत बड़े जीनियस के लिए जो गद्य लेखन का जो कार्य है वो उनके लिए हो ही नहीं सकता और ना ही है। A prose writer should be patient, persistent and preserving drug, और जो प्रोस राइटर के जो लेखक है उनको एक धैर्यवान होना चाहिए और लगातार कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और किसी भी तरीके से उनके विचारों में किसी भी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं आनी चाहिए, यानी कि उनको किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आपके टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट में दिए गए हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा है कि फिल्म प्रोडक्शन यानी कि फिल्मों का निर्माण करना टुडे हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी कि जेमिनी स्टूडियो का जो फिल्म बनाने का जो कार्य है वह शुरुआती दिनों से अब बहुत आगे निकल आया है। इन्यूमरेट, आप इसके बारे में विवरण दीजिए। तो इसका आंसर में आप देखते हैं कि इंडिया सीम्स टू हैव प्रोग्रेस्ड ट्रिमेंडसली इन द फील्ड ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल, कि लगता है भारत ने बहुत बड़ी प्रगति हासिल कर ली है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में, एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल, और आधुनिक जीवन शैली के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है। इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन, इनका जो प्रभाव है पूर्ण रूप से देखा जा सकता है ऑन द फिल्म प्रोडक्शन, फिल्मों के निर्माण में भी, विच हैज़ कम ए लॉन्ग वे सिंस द डेज ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो के शुरुआती दिनों से अब तक का जो लंबा सफ़र है इसमें हम देख सकते हैं। नाउअडेज, आजकल द मेकअप रूम आर फुल्ली एयर कंडीशन, आजकल जो मेकअप रूम है वो पूरी तरीके से एयर कंडीशन होते हैं। एंड द न्यू क्रीम हैव टेकन द प्लेस ऑफ ओल्ड डेज पैनकेक्स, और जो पुराने ज़माने के जो पैनकेक्स हुआ करते थे उनकी जगह नए ज़माने की क्रीम ने ले ली है। और इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरीज हैव रिप्लेस्ड एवरी मेकअप
टू लुक ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। और स्क्रीन पर सुंदर नज़र आने के लिए प्लास्टिक सर्जरी ने भी अपना एक स्थान बना लिया है, यानी कि उसने मेकअप का रूप ही ले लिया है। एंड द अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट हैव ऑल्सो बिकम एडवांस्ड एंड कंफर्टेबल। और जो रोशनी है, जो लाइट है, उसका भी जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गई है और आरामदायक हो गई, यानी कि अब किसी भी अभिनेता और अभिनेत्री को किसी प्रकार का गर्मी या तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि एवरी डिपार्टमेंट देयर आर स्पेशलाइज्ड वर्कर, की जो हर एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक प्रशिक्षित वर्कर है काम करने के लिए। बट लेकिन द वल्गैरिटी एंड एक्सपोजर, लेकिन शरीर का जो भद्दापन है और जो दिखावा है, हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ द पास्ट, जो कि इतिहास के सारे सीमाओं को लांघ चुका है। द फिल्म हैव बिकम अ मेयर मोड ऑफ अर्निंग ग्लैमर एंड मनी, जो आजकल की फिल्में का बनाना है वो सिर्फ एक सोनो शौकत और पैसा बनाने का जरिया बन चुका है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है पोइट्री एंड फिल्म्स, यानी कि आपको काव्य और फिल्मों के बारे में जिक्र करना है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि देयर आर सो मेनी इंडियन फिल्म्स, की भारत की बहुत सारी फिल्में हैं, विच हैव बीन स्मैश्ड ड्यू टू सॉन्ग्स प्रेजेंटेड इन देम, जो कि उनमें दिखाए गए जो गीत संगीत हैं उनकी वजह से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। दे आर लाइफ ऑफ मैनी फिल्म्स, यानी कि वे बहुत सारी फिल्मों के लिए एक जीवन है। दो यद्यपि इट सीम्स दैट पोइट्री हैज़ नथिंग टू डू विद द फिल्म, ऐसा लगता है कि काव्य का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। बट लेकिन द सॉन्ग्स इन द फिल्म आर पोइट्री, लेकिन जो फिल्मों में दिखाए गए जो संगीत है, जो गीत है, वो एक प्रकार के काव्य ही तो होते हैं। दस इस प्रकार पोइट्री इज़ द लाइफ ऑफ फिल्म, इसी प्रकार जो काव्य हैं वो फिल्मों का जीवन होता है। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको चर्चा करनी है ह्यूमर एंड क्रिटिसिज्म की, यानी कि हास्य की और आलोचनाओं की। द एम ऑफ फिल्म इज़ टू रिडिक्यूल द फॉलीज ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो फिल्म का उद्देश्य है वह समाज की गलतियों का मजाक उड़ाना होता है। बट लेकिन इट शुड बी अ बिटर पिल विद स्वीट कोटिंग, लेकिन यह एक कड़वी दवाई होनी चाहिए जिसके ऊपर एक मीठी परत चढ़ी हो। क्रिटिसिज्म कैन बी हार्श, लेकिन जो आलोचना है वो एक कष्टदायक हो सकती है। बट लेकिन इट कैन बी मेड अम्यूजिंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमरस, लेकिन उसको मज़ेदार बनाया जा सकता है एक हास्य की सहायता से। इसी वजह से फिल्में चलती है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया है, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनके आंसर को जानने की कोशिश की होगी, ताकि आपको इंग्लिश को भी हेल्प मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी कोशिशें लाभदायक लगती हैं तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने फ्रेंड्स, सहपाठी, किसी मित्र के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी हमारी इन कोशिशों का लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।